व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। वक्त गुजरते पता नहीं चलता क्या महीने और क्या साल। एक साल गुजर गया, तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीती थी और एक साल से कम उनकी गवर्नमेंट को हो गया है। लेकिन शोबे किस्मत है कि अपोजिशन कल इतना कामयाब दौरा किया प्राइम मिनिस्टर अमेरिका का, बजाय कल का दिन पूरी कौम यकजहती के साथ पूरी अपोजिशन हुकूमत मिलकर उसको सेलिब्रेट करती। कल यौम स्याह का ऐलान किया गया है। और यौम स्याह क्यों कहा जा रहा है, क्यों इस हुकूमत की इस एक साल की परफॉर्मेंस को, इलेक्शन को यौम स्याह कहा जा रहा है, ज़रा एहसन इकबाल साहब की ज़बानी सुनने की कोशिश करते हैं। 25 जुलाई ये वो दिन है जिस दिन सिलेक्ट प्राइम मिनिस्टर मुसल्लत किया गया। ऐसी हुकूमत कौम पर मुसल्लत की गई जो ना तजुर्बेकार थी। दिस गवर्नमेंट हैज नो इकोनॉमिक एजेंडा एंड दिस गवर्नमेंट हैज नो इकोनॉमिक टीम। इनका सिर्फ एक विजन है, वेंडेटा। नवाज शरीफ फोबिया के साथ पाकिस्तान को 21st सेंचुरी की इकॉनमी नहीं बनाया जा सकता। एक साल के अंदर तारीख की सबसे तेज रफ्तार महंगाई पैदा कर दी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर दी। बैरूनी सरमायाकारी तहज्जुद गुजार हुकूमत के आने के बाद 50% गिर चुकी। जीडीपी श्रिंक्स टू 3.3%। सी पैक के मंसूबे को मफलूज कर दिया गया है। ये हुकूमत पाकिस्तान को एक फैशिस्ट स्टेट बनाना चाहती है। हम इनको हिटलर नहीं बनने दें। हमें गिरफ्तारियां से ना डराओ इमरान खान। हम सब कहते हैं कि आओ हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, लेकिन गरीब को रोटी दे दो। ये इमरान अहमद न्याजी पाकिस्तान का गॉर्बेचॉफ साबित हो चुका है, जिसको ना रिफॉर्म का मतलब पता है, ना रिफॉर्म की स्पिरिट का पता है। ये मुल्क को इमरान खान की पॉलिसीज तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। राइट, आपने सुन लिया किस वजह से यौम स्याह कल मनाया जा रहा है। और बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो लोग सिंध के हैं वो कराची पहुंच जाएं, जो केपी के वो पेशावर पहुंच जाएं, जो बलोचिस्तान के वो कोयटा पहुंच जाएं, जो पंजाब के हैं वो लाहौर पहुंच जाएं। तो कल देखेंगे अपोजिशन जो है वो क्या ताला आजमाई करती है मैदानों के अंदर। और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन भी है जिसके अंदर ऑब्वियसली हुकूमत कमज़ोर नज़र आ रही है बज़ाहिर, क्योंकि उन्होंने पहले मौलाना फजल रहमान को घेरे में डालने की कोशिश की, वो नहीं आए। फिर बिलावल भुट्टो से बात करने की कोशिश की, वो भी उनके चक्कर में नहीं आए, वो बिजी है कराची में जलसे के लिए कल जो होने लगा है। तो ज़रा पूछ लेते हैं अपोजिशन से, इतना कामयाब दौरा प्राइम मिनिस्टर का है जिसके अंदर अफगानिस्तान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मदद मांगी है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं तालिबान से बात भी करूँगा और अच्छा हमें देर पा हल नजर आ रहा है। कश्मीर को लेकर हिंदुस्तान चीखे मार रहा है। अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। सालसी का रोल इंटरनेशनल इशू समझा गया उसको। इसको सेलिब्रेट करने के बजाय यौम स्याह क्यों मनाया जा रहा है? अपोजिशन से पूछूंगा। पहले मैं तारुफ करा दूं जरा पैनलिस्ट का। नदी अफजल चंद साहब, तर्जुमान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के, आज हमारे साथ मौजूद है। बहुत वार्म वेलकम। शैला रज़ा साहिबा, वज़ीर बराए वुमेन डेवलपमेंट सिंध, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सद्दिक मलिक साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब बहुत ही हमारे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जिनसे तजिया लेंगे, कराची में तशरीफ़ फरमाएं। शैला रज़ा साहिबा, कल तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कामयाब प्राइम मिनिस्टर का कामयाब अमेरिकन दौरा। आप यौम स्याह मना रही हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही आपकी ये हो क्या रहा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि ठीक है कि पाकिस्तान के लिए कहीं भी और किसी भी जगह सिफारतकारी कोई भी मुल्क करे और उससे पाकिस्तान को बेहतरी मिले, हम उसको गैर मशरूत सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए हमें जो है कोई सर्टिफिकेट किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक आप कहेंगे कामयाब, तो उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। कश्मीर का मसला कब हाईलाइट नहीं है? वो लोग जो कि ये कहते हों, डिक चैनी ने कहा था कि अगर अफ़गानिस्तान के पहाड़ों में रहने वाली चींटियों को हैज़ा होगा तो हमें अफ़गानिस्तान से पहले पता चलेगा। क्या उनको नहीं मालूम जो कि ईस्ट तिमोर में, साउथ सूडान में, बरतानिया में ह्यूमन राइट्स के नाम पर आपका पॉइंट क्या है जी? करा देते हैं। क्या आपका पॉइंट बेखबर? मैं अपनी बात कर लूँ, क्या वो बेखबर हैं? क्या वो बेखबर हैं कश्मीर के रोज़ मजालिम होते हुए, जो खुद कह चुके हैं कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया में होती है और इंडिया में सबसे ज़्यादा कश्मीर में होती है? वो उन सबको मालूम है। कब से ये मसला उठ रहा है? ये उनका अनफिनिश एजेंडा है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका जो है वो उसको ज़रूरत है पाकिस्तान की, रशिया के तेज़ी से बढ़ते हुए हाथ ईरान की तरफ, और ऐसे में शाम, लबनान और पाकिस्तान और चाइना का ख़ास तौर पे मेल, उसमें सऊदी अरब और यूएई की कतर से दूरी और कतर
की लाल झंडी, तो जी। ये सब चीज़ें जो हैं उसमें अमेरिका को भी ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान की तरफ बढ़े। सालिस वो आदमी कर सकता है जिस पे दो फरीक़ैन लेकिन राज़ी प्राइम हो। मिनिस्टर एक क्रेडिबल है ना, उनको कितनी पजीराई और मिली वहाँ लगारी पे। साहब आपके सालिसी पे राजी नहीं है, आप सालिस बन जाएं तो कैसे सालिसी होगी? ना तो जी, ये ना- सिर्फ ना एक बने आप ऑफर सालिसी, है ना जिसको बनाए मुझे। यकीनन के पंजाब में नहीं हो सकता, वो भारत में एक्सेप्ट नहीं किया गया। दूसरे जो है हमें अफगानिस्तान से भी बहुत सारी इस तरह की आवाज़ें आई, तो ट्रंप की नियत अपनी जगह, ट्रंप छोड़े जी, ट्रंप को यौम सियाह क्यों मना रहे हैं? कल आप इस पे आ जाएं। लेकिन मुझे सिर्फ ये जानना था कि चले आप यौम सियाह तो पूरे पाकिस्तान, हाँ यौम सियाह जो है इस वक्त मैं समझती हूँ कि काश इमरान साहब जब अमेरिका गए तो वो देख लेते कि साउथ एशिया में इस वक्त पाकिस्तान सबसे महंगा और उसकी करेंसी सबसे निचली सतह पर है। काश वो ये देख लेते कि पूरी दुनिया में चीज़ें जो हैं, चाहे अजनास हो चाहे धातें हों, जिनकी मैं पूरी तफसील दे सकती हूँ, और पेट्रोल की कीमत ये सस्ती हुई हैं 17% और पाकिस्तान में ये 13% महंगी हुई हैं, और ये मैं सबकी डिटेल दे सकती हूँ। तो एक ऐसा वज़ीर आज़म जिसकी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है, जिसने अभी तक पाकिस्तान के लिए सिवाय बेरोज़गारी और गुर्बत के कुछ नहीं दिया आवाम को, तो उसके लिए अपोजिशन की जमातें मीडिया पे पाबंदी, बोलने पे पाबंदी, मीडिया पे तकरीर पाबंदी, हम बोल तो रहे, तहरीर पे पाबंदी। कितना बोले अब? बिल्कुल। अगर आपका चैनल खुश नज़र आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे बताएं कि PMLN के लोगों पर FIR कट रही हैं, और कल रात भाई वो मुजरिम है, पार्टी के वो लोग मुजरिमों को अरेस्ट रैलीज किए करने की 25 परमिशन तारीख नहीं का देती जलसा पैमरा। क्या करें मैडम, अब आपकी आधी क़यादत तो जेल में है। मुजरिम तो जनाब तरीन साहब हैं, जो कल कराची आकर PMLN से सौदे और भाव कर रहे थे। अब वो एग्रीकल्चरिस्ट भी थे, फिर उन्होंने आज़ाद भी खरीदे, और अब फिर कल MQM को मनाने आ गए। ये तो बैकडोर मुजरिम तो वो हैं, डिप्लोमेसी चलती उनको रहती है। दिखाना अभी जायज़ चंद है। साहब मानेंगे नहीं, जिस जमाने में आपके साथ हो जरदारी साहब भी किया करते थे, जब बेनजीर भुट्टो साहिबा प्राइम मिनिस्टर थी। बैकडोर डिप्लोमेसी चलती है, लोग करते हैं, फॉरेन लेवल पे भी होती है, तो करना हमें बैकडोर डिप्लोमेसी पे कोई एतराज नहीं है, हमें बैकडोर डिप्लोमेसी पे कोई एतराज नहीं है। हमें जो है इमरान साहब जो एक दिन कहते हैं अगले दिन उसे चाट लेते हैं, उस पे एतराज है। अगर तरीन साहब को टीवी पे दिखाया जा सकता है तो औरों को क्यों नहीं दिखाया जा सकता? अगर इमरान साहब के केस चलते में रुक गए हैं हेलीकॉप्टर के और 18 बेनामी अकाउंट के, तो मुलजिम तो वो भी हैं। उनकी जितनी तहकीकात हो चुकी है, उसको शैला साहिबा मुझे जरा क्लियर कर दे व्यूअर्स के लिए कि ये यौम सियाह नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब को जेल से निकलवाने की मुहिम है, या गरीब आवाम के लिए कुछ करने के लिए आप जा रहे हैं कल यौम सियाह मनाने? मेरे ख्याल में कि मैंने इन सब का नाम आखिर में इसलिए लिया कि कंपैरिजन किया। उससे पहले मैंने आपको पूरा बताया कि हमारी मईशत जो है वो नेपाल से भी नीचे आ चुकी है। मैंने इससे पहले आपको बताया कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, और वहाँ पे वो छोड़ी मार के आए कि सनती तरक्की, बजट में आया है कि सनती एहदाफ, एग्रीकल्चर के एहदाफ कुछ भी नहीं हासिल कर सके। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपके पास एक दफ़ा ही आऊँगा, मैं कह रहा हूँ थोड़ा बाकियों की राय भी ले लूँ, खासतौर पे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो आज एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीसरे नंबर पे बैठे हुए थे, हालांकि पार्टी में उनका मुकाम उससे ज़्यादा बुलंद है। अच्छा मुसद्दिक साहब, ये बता दीजिए कि यौम सियाह जो है वो क्यों मनाया जा रहा है, क्या हो गया? अभी तो इलेक्शन हुए बमुश्किल 1 साल हुआ है, आप लोगों ने 10, 15, 20 साल हुकूमतें की, इनको थोड़ा चलने दें बेचारों को। क्या हो गया भाई, इतना भी यौम सियाह मना रहे हैं? मुसद्दिक साहब के यहाँ बारिश हो गई है, अब बारिश को तो हम रोक नहीं सकते, हम कोशिश करते हैं सिग्नल अनफ्रीज करें। जवाब दें जनाब, आपकी कुलीग ने जो है दूसरी पार्टी की धज्जियां उड़ा दी हैं, गरीब के मुंह से आपने नवाला छीन लिया, इसलिए यौम सियाह। पहले तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कश्मीर का इशू एक हाईलाइट हुआ था इंटरनेशनली, आपने भी आते ही पॉइंट आउट किया जी, मैं तो कश्मीर और अफगानिस्तान में हमारी कामयाब खारजा पॉलिसी की ये होती है कि मैडम की आवाज़ बढ़वाएं जी पहले तो, शैला साहबा की कामयाब खारजा पॉलिसी ये होती है कि जब आप खित्ते में रेलेवेंट हो या इंटरनेशनल पार्स के लिए आप रेलेवेंट हो जाएं। ठीक है, तो इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल पार्स के लिए रेलेवेंट है। कश्मीर का इशू इंडिया में देखें मातम बिछा हुआ है कि ये क्या अमेरिका ने सालसी का, हमारे मोदी ने वो डिफेंसिव पोजीशन पे चले गए। तो इस पे मैं समझता हूँ, हालांकि बिलावल साहब ने तो बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये यौम सियाह की और शैला बीबी जो कह रही हैं
वो कह रहे हैं गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया, नेपाल से बुरी मैशत है इस मुल्क की। नवाला की तो एक पूरी हिस्ट्री है ना कि नवाला आज महंगाई, आज ये इदारे तबाह की नौबत तक कहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल जो इसका जिम्मेदार है, खा हम जिम्मेदार हैं, खा पीटीआई 1 साल की जिम्मेदार है, तो हर एक की अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन देखना यह है कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किसने किया। अगर आप वो एक लाखों का मजमा कल आ गया पाकिस्तान में, आप लोगों के लिए कोई मसला तो नहीं होगा? देखिए यार, मैं समझता हूँ उनका हक बनता है, अगर वो कश्मीर इशू के ऊपर, अफगानिस्तान इशू के ऊपर यौम स्याह मनाना चाहते हैं। वो यौम स्याह कश्मीर कामयाब बदहाल मैशत पे मनाना चाह रहे हैं। कामयाब देखें, कनेक्ट की जाती है ना चीज़ें, टाइमिंग्स होती हैं। आप भी स्टूडेंट हैं पॉलिटिकल साइंस के भी, आप मीडिया मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आप ये बताएं कि टाइमिंग होती है। आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आज हमारे मुल्क में हमारी एक इंटरनेशनली एक कामयाबी हुई है और उसको हम यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं। आप इसका मतलब डिल्यूट करना चाहते हैं उन इश्यूज़ को, एक नया इशू आप खड़ा करना चाहते हैं महंगाई के नाम पे। वो कह रहे हैं कश्मीर तो पहले हाईलाइटेड था, आपने कौन तीर चला दिया वहाँ जाके? और इंडिया ने कौन सा मान लिया कि आपने सालसिया कहा था? नहीं, इंडिया माने ना माने, अमेरिका ने तो फर्स्ट टाइम कहा है। ट्रंप से पहले किस प्रेसिडेंट ने कहा है कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ? बड़े साल हो गए, मैंने तो नहीं सुना कोई अमेरिका ने हंस रही है बहुत, अमेरिका ने किसी लेवल पे कहा हो कि मैं कश्मीर पे सालसी के लिए तैयार हूँ। मेरे इल्म में नहीं है। आपको नजदीक बहुत बड़ा इशू मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी है। बड़ी सीरियस टॉक चल रही है। बाकी जो यौम स्याह इनका हक बनता है, काश हम यौम स्याह जरूर बनाते, लेकिन गरीब के साथ खड़े होकर सिर्फ जाती इश्यूज के लिए यौम स्याह नहीं। जी आपका पॉइंट सही है। सिर्फ गरीब के, जब गरीब की बारी आएगी, आप कहते हैं जी किसान उजड़ गया, तो किसान को सबसे ज्यादा उजाड़ने वाले तो शुगर मिले हैं। क्या वो शुगर मिले मियाँ बरादरान की या ओमनी ग्रुप की नहीं है? तरीन साहब की तो नहीं है। मैं कहता हूँ किसी की भी हो, मैं मजम्मत करूंगा अगर किसी के किसान का खून निचोड़ा, किसी की भी मिल लो। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको एक को छोड़ दे, 5 सबके साथ एक जैसा सलूक करें। सब्सिडी 31% महंगी की आपने तरीन साहब की वैसे, ये मैंने कहा तो ना लेते ना दूसरे मिलों। आपके वजीर उसने कहा, जो एक्स आपके वजीर खजाना थे असद उमर साहब ने खड़े होके, मैं कहता हूँ एक्सप्लेनेशन मांगी है उन्होंने। 1 साल में आलमी मार्केट में 4% सस्ती हुई है, आपने 31% महंगी। मैं तो किसान का मुकदमा लड़ रहा हूँ, मैं कोई शुगर मिल्स का नुमाइंदा तो कभी ना बना। आप कह रहे हैं 3 अरब भेजते हैं ऐसे सरमायादारों पे, आप उनकी बात नहीं कर रहे। मैं कभी नहीं करूँगा। मैं कहता हूँ किसान के लिए, लेकिन किसान के लिए क्या जो नून लीग ने जो बदहाली की थी या जो ओमनी ग्रुप ने सिंध में किया था, वो मैडम शैला को पता, मैं पीपल पार्टी में रहते हुए भी ओमनी ग्रुप के खिलाफ बोलता था कि ये शुगर में। आपको ज़माने पता था वैसे ही सारा हो रहा है? मैं टीवी प्रोग्राम किया था रऊफ क्लासरा के साथ। अच्छा, ओमनी ग्रुप वाला मैंने टीवी प्रोग्राम किया। नहीं जी, चंद साहब तो हक पे हैं। आप शहरा साहबा क्यों हंस रही थी? मुझे समझ नहीं आया, इतनी सीरियस टॉक चल रही है इधर, उनका फ्रीज हो गया वहाँ पे। चले कोई बात नहीं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल 17% सस्ता हुआ, उन्होंने 13% महंगा किया। चीनी 1 साल में 4% कम हुई, इन्होंने 31% महंगी कर दी और मिल भी नहीं रही। अच्छा, चावल आलमी मार्केट में 8% सस्ते, मगर वतन अजीज में 7 से 11% महंगे। लगेगा कपड़े से कफन बनाएं या कपड़े से आप लहंगा बनवाएं? मैडम रेट दे रही, कपड़े से आप लहंगा बनवाएं या कपड़े से मैं पूरी आपको डिटेल दे रही हूँ। आपने कफन पे कोरे लट्ठे पे जो कफन बनता है उस पे कोई लगा हुआ सर, आप चेक कर लें, कोई आपको भी दिखाता हूँ। आप कोरे लट्ठे पे चेक कर लें, आपने टैक्स लगाया है एवं ना कफन पे। आप मैं भी उस दिन रसीद भेजी है 4 दिन पहले, आप चेक कर लें कोरे लट्ठे का कफन। अगर मरना ही मुश्किल हो गया अगर आप कफन दुल्हन के लिबास से सिलवाएंगे, वो तो करतूतों, वो ये तो आपने बड़ा फिल्मी डायलॉग बोला है। अगर आप क्या कराएंगे, कफन दुल्हन के लिबास से। वाह वाह वाह। तो जी दुल्हन के लिबास से कफन ना सिलवाएं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, चंद साहब ने कह दिया, लेकिन मैं कोरे लट्ठे पे नहीं है। हाँ जी, नहीं, आपको नहीं पता, शायद कर, मुझे पता है कोरे लट्ठे। मैडम आपने भी मुझे लास्ट टाइम कहा था, वो कह रहे हैं कि वो रेशमी कपड़े पे है, तो दुल्हन वाले ड्रेस में दफन ना होइएगा। किसी आपकी बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कि पीटीआई के लोग अपने लिए रेशमी कफन रखेंगे, जो आम कफन है उस पे जो है वो कह रहे उसमें है, लट्ठे पे नहीं है। शैला बीबी पता है आपको हम कैसा कफन रखते हैं, आपको पता ही है। के बाद 2000 रुपए टैक्स है। नदीम साहब, मैं संजीदा बात कर रही हूँ, मैं कुछ और चीजें भी आपको बताना चाह रही हूँ। चावल आर्मी मार्केट में 8 रुपए सस्ते हो चुके हैं, लेकिन वतन अजीज में 7 से 11% तक महंगे। सोयाबीन ऑयल 70,
सस्ता, जबकि पाम ऑयल की कीमत में 5% इजाफा हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कुकिंग ऑयल 11.5% महंगा। और आपने किसान की बात की, फर्टिलाइजर की बात करें तो आलमी मार्केट में 1750 रुपए यूरिया, 16% सस्ती, जबकि पाकिस्तान में 10% महंगी। यूरिया की कीमत दुनिया भर में 4% कम, मगर पाकिस्तान में 22.6% यूएस से तो बनता है जी, आलमी कीमत में बात ही खत्म हो गई। साल 26% कम हुई, लेकिन पाकिस्तान में 2% ज्यादा हो गई। ये मैं नहीं झूठ कह रही, ये आलमी मार्केट का पूरा तज्जिया है। पॉइंट आ गया आपका। मुसद्दिक मलिक साहब, आप जब तक कि आप टीवी पे नहीं आते, टेलीफोन लाइन पे आपसे कारनामे किए जी, चले आप कल यौम सियाह मनाइएगा ना इन पे। मुसद्दिक भाई, क्या यौम सियाह क्यों मनाया जा रहा है? अभी तो 1 साल हुआ इलेक्शन को, क्या हो गया ऐसा? देखिए शाहिद साहब, 5 साल के लिए आए हैं, 1 साल खत्म हो चुका है, तो कितने साल तक आप चाहेंगे कि इंतजार किया जाए? आपने कहा 90 दिन, हमने कहा 90 दिन, आपने कहा नहीं 90 दिन काफी नहीं है, 160 दिन, 180 दिन, हमने कहा 180 दिन, फिर आपने कहा पूरा साल भी नहीं हुआ, आज आप कह रहे हैं साल हो गया, तो क्या हुआ? कोई बात नहीं, 5 साल भी हो जाएं तो क्या हो जाएगा। बुनियादी बात यह है कि मैं एक यहाँ पर प्रोग्राम में बैठा हुआ था 2-4 दिन पहले, और एक DSNG लेकर आए हुए थे साथ, इसी तरह महंगाई पे गुफ्तगू हो रही थी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बच्चों की फीस नहीं दी, और समर के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद उन्हें नहीं मालूम कि वो अपने बच्चों को कैसे लेकर जाएंगे स्कूल। एक और हमारे दोस्त प्रोग्राम देख रहे थे जिनका ताल्लुक एक और आप ही की तरह के एक बड़े इदारे से है, उनके वो अगले दिन प्रोग्राम के लिए फोन कर रहे थे। उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मेरे बेटे जो हैं वो 10,000 रुपए वाले स्कूल में जाते थे, मैंने उनको निकाल के 2,000 रुपए वाले स्कूल में डाल दिया। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं जो कारोबार करते हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि हम 60 साल से कारोबार करते हैं, ये पहला साल है कि हमें नुकसान हो रहा है, हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो 40% कम हो गए हैं पहले 6 महीने में, और पहली मर्तबा हम नफे के बजाय नुकसान कर रहे हैं। अगर आप, एक और साहब मेरे पास आए, वो कहने लगे कि हमारा मेरी 35,000 रुपए तनख्वाह है और मेरी 11,500 रुपए आते हैं आजकल। चंद साहब पूछ रहे हैं, चंद साहब पूछ रहे हैं, बात करके मैं उससे बाद में ये लोग बनी गाला में रहते हैं ना, तो मुसद्दिक कोई भाई सारे साहब आपके पास ही आते हैं। वो कह रहे सारे हम साहब साहिबों से दूर रहते हैं। भाई वो अवाम है या साहिब रहते हैं ना, है? जिसका आप साहब बहुत ही कह रहे कम हैं ना, मैं टैक्स क्या है। अवाम और साहब में फर्क होता है? वो इज्जत दे रहे हैं अवाम को। अच्छा, अच्छी नहीं, बात। इनको, इनके यहाँ रिवायत नहीं है किसी को साहब, गरीब आदमी को साहब कहने की। चले मुसद्दिक साहब, आप कंप्लीट करें प्लीज। जी जी। देखें, बात यह है कि जो शख्स, चंद साहब के मुतालिक मैं ये नहीं कह रहा, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और ये बहुत मुतहर्रिक सियासतदान है, मगर ज्यादातर इनके लोग जो क़यादत कर रहे हैं उनका तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। वो तो कोई किसी IMF से आया हुआ है, कोई वर्ल्ड बैंक से आया हुआ है, कोई अपना कारोबार चलाता है, उन पे क्या बोझ है किसी के वोट का? वो तो वो करेंगे जो IMF कहती है, या वो करेंगे जो अमेरिका कहता है। वो क्यों करेंगे? जिन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिनको मैं साहब कह रहा हूँ, और मेरा भाई मोतरज़ है, उनको साहब क्यों कह रहे हैं आप? वो लोग क्यों ऐसा उनका बोझ उठाएंगे? तो इन साहब ने मुझे कहा कि 11,500 रुपए मेरा बिजली का बिल आ गया है, और मैं घर में अब जैम नहीं ले जाता, डबल रोटी नहीं ले जाता। मैंने सुबह बेगम को कहा है कि रोटी सिर्फ बनाया करो, हम ये चीजें अब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो कह रहा है मेरे बच्चे जो हैं वो नाराज हैं मुझसे, वो कह रहे हैं कि आप ये क्या हुआ, आपने ये सारी चीजें क्यों अलहदा कर दी हैं? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो गरीब आदमी है, जिसके दुख दर्द का मुदावा होना चाहिए और हुकूमत वक्त पे फर्ज है, ये कब होगा? ये कब तक कहते रहेंगे कि आप चोर हैं, आपने कर्जे ले लिए, आपने ये कर लिया? बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं, 1 साल के बाद आज भी ये कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं। तो आप बताइए कितने सालों के बाद ये जिम्मेदार हो जाएंगे? मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे? यानी किस दिन आप कहेंगे कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, हम वोट लेकर तो आए हैं? आप कल ही हिसाब लेने जा रहे हैं इनसे यौम सियाह में? सवाल मेरा ये है। जी नहीं, अब लोगों की आवाज देखें, जमहूरियत के अंदर इन्होंने 4.5 महीने धरना दिया, आपने भी दिखाया, बाकी सब चैनल्स ने दिखाया, आपने सुप्रीम कोर्ट पे गंदी शलवारें लटकी हुई दिखाई, पार्लियामान पे हमला होता हुआ दिखाया, आपने PTV के ऊपर हमला होता हुआ दिखाया, PTI के स्कार्फ पहन के लोगों ने विक्ट्री के निशान बनाए, आपने घिराव दिखाया उसका सेक्रेटेरिएट का 3 दिन जो होता रहा, पार्लियामान के अंदर दाखिल जी लाइव दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जजों को दिखाया कि वो पिछली सड़क से जा रहे हैं, लेकिन आज आप लाइव मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा सके। भाई वो कन्विक्टेड है ना,
मरियम साहिबा क्या कर, आप मुझे आइन की कोई शिक तो बता देना जिसमें लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक केस में रूलिंग दी है कि सजा खत्म नहीं होती अगर फैसला मुअत्तल होता है तो। भाई मैं आपको आइन की बात कर रहा हूं जिसमें लिखा है कि हर शख्स के ऊपर ऑर्गेनाइज करने का राइट है, हर शख्स के पास ऑर्गेनाइज करने का राइट है। किसी जगह पे आइन में नहीं लिखा कि सिर्फ वो किसी पे केस हो जाए, किसी पे इल्जाम लग जाए, किसी को सजा हो जाए तो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चला जाता है, उसका फ्रीडम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी चला जाता है। आप दिखा नहीं सकते। उसमें सिर्फ मरियम साहिबा तो नहीं थी, अवाम थे, समंदर था एक अवाम का। आप नहीं दिखा सके और आप नहीं दिखा पाएंगे। ये है फर्क उस वक्त की हुकूमत। भाई हमें तो पैमरा ने कह दिया, क्या करें। आपके दौर में पैमरा ने कहा था जब वो उसका फैजाबाद का धरना हुआ था कि पूरा ब्लैकआउट कर दिया सोशल मीडिया और पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स, तो नहीं दिखा सके थे हम कुछ। याद है ना आपको, आपकी गवर्नमेंट ने किया 3 दिन किया था आप लोगों ने उसका जी ब्लैकआउट। नहीं 3 दिन नहीं किया था, 3 घंटे किया था। और मैं नहीं सर 3 घंटे नहीं 2 दिन तो कम से कम किया है। जी जी नहीं सर ऐसा नहीं, आप चेक कर लें, अपनी रिसर्च टीम को कह दें। लेकिन जो भी है नदीम अफजल चंद साहब को व्हाट्सएप कर दिया है कफन टैक्स। अच्छा जी चेक कर ले जी कफन टैक्स। अल्लाह माफ करे, कैसी बातें कर रही हैं आप उनके साथ। जी जी देख लें भाई, चलें वो छोड़ दें इस बात को, जरा बात कर लेते हैं। जी जी मुसद्दिक साहब व्हाट्सएप कर दिया है। ठीक है जी, वो देख लेंगे भी, मौका देखते हैं। दिखा देंगे अगर मैं गलत हूं। आप उनको जिंदा बंदे को कफन दिखा रही हैं। मैं तो हैरान हूं मैडम आपके ऊपर, आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मुसद्दिक साहब कंप्लीट करेंगे जी। टैक्स दिखा रही हूं, टैक्स। अच्छा लेकिन कफन कहीं दिखा रही हैं। आपकी मर्जी है, देख लीजिएगा भाई, मैं क्या आपको दिखा दे, मर्जी है आपकी। जी मुसद्दिक साहब कंप्लीट कर ले प्लीज, आपकी बातें सुन रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि मैंने आपको गरीब आदमी का मुकदमा आपके सामने रख दिया, मैंने अमीर आदमी का मुकदमा आपके सामने रख दिया। आप उधर चले जाएं जरा, हमारी जो मार्केट है उस पे 56,000 से या 54,000 से गिरती हुई अब वो 34-35 पे आ गई। ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? आखिर कब ये जिम्मेदार होंगे? ये कैसे हो सकता है कि आप इनसे पूछें कि गैस की कीमत जो है वो 200 गुना बढ़ गई है, ये बोले तुम चोर हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप बोले बिजली की कीमत क्यों 100% बढ़ गई है, ये बोले तुम चोर हो, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप इनसे पूछें कि ये लोग अपने बच्चों को स्कूलों से क्यों निकालें। आप देखें जी साहब। जी सर आपकी बात आ गई। जी 2,000 रुपए का डायलिसिस 3,000 रुपए का सरकारी अस्पतालों में होता था, अब 10 से 12,000 हो गया। ये बड़ी जाती है अगर ऐसा होता है। कीमत के अंदर 3 से 4% इजाफा हो गया। जिसका बूढ़ा बाप है, जिसकी बूढ़ी माँ है, अगर कल उसको यौम सियाह ना लगे तो उसको क्या लगे? ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। हमारे अपने अखबार की खबर है आज की, 100 से ज्यादा अद्वियात में जान बचाने वाली भी अद्वियात शामिल हैं। ब्लड प्रेशर, ज़हनी अमराज, टीबी एटसेट्रा, वो नायाब हो गई हैं पाकिस्तान में। और बेशतर अद्वियात 10 गुना तक ज़ायद कीमत में फ़रोख्त हो रही हैं। कीमतें कम करने के अहकामात के बावजूद सप्लाई घटा दी गई ताकि वो नायाब हो जाएं। कंपनी को नोटिस जारी कर दिए गए लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। व्यूज़ में आपको बताऊं 100 से ज़्यादा अद्वियात, ये सही कह रहे हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप एक न्यूट्रल आदमी हैं, आप किस तरह अपना पलड़ा डालते हैं कि ये तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट डिजर्व कर रही है कल यौम सियाह, या अभी इनको टाइम चाहिए और ये बड़ा सही चल रहे हैं? योर टेक सर। मेरे ख्याल आखिरी बात जो आपने की है वो कम से कम मुझे तो कन्विंस करती है कि यौम सियाह मनाया जाना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से इस हुकूमत ने गुज़श्ता 10-11 महीने में काम किया है, इन्होंने डिलीवर करने की बजाय पहले मैस करने की कोशिश की, पहले ख़राबियाँ पैदा करने की कोशिश की। जो लोग एक 60 गज के घर में रह रहे थे, जो 2.5 मरले के 2 मरले के घर में रहे थे, 1 कमरे के घर में रहे थे, पहले उन घरों को गिराना शुरू किया। फिर उसके बाद जो रेढ़ी चला रहा था, जिसने एक ठेया लगाया हुआ था, उसको उसने बिल्डोज करना शुरू कर दिया। सब्जी की दुकानें जाकर बिल्डोज करना शुरू कर दी। लोगों की दुकानें, कारोबार चलते हुए बर्बाद करना शुरू किए। ये एक जगह पर नहीं हुआ, ये इस्लामाबाद में हुआ, ये रावलपिंडी में हुआ, ये पेशावर में हुआ, ये कराची में हुआ, ये दूसरे शहरों में हुआ, समसट्ठा में हुआ, ये खान बेला में हुआ, ये तरंडा मोहम्मद पनाह में हुआ। ये जगह जगह पर जाकर इस तरह के काम किए गए और जाकर लोगों के घर गिराए गए और लोगों के कारोबार गिराए गए। सिर्फ पीटीआई का एक कारकुन निशानदही कर दे कि ये बंदा जो है इसकी दुकान और इसका कारोबार ख़त्म करना है, वो ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। अब ये एक मयार रह गया है। यहाँ पर आएँ, आप देखें किस तरह से हाल हो गया है। लोग जो हैं वो नानी शबीना को मोहताज हैं। अब हमने देखा है सर्दियों में जब ये गिरा रहे थे तो उसके बाद सर्दियां आ रही थी, लोग किस तरह पनाह की तलाश में मारे फिर रहे थे। लोगों के पास
काफ़ी गर्म कपड़े नहीं थे, उनके बच्चों के लिए गर्म कपड़े नहीं थे, और लोग जो है अपनी छत के लिए और अपने घर के लिए और अपने चार दीवारी के लिए मारे मारे पड़े थे। उन्होंने लोगों को बेदखल करना शुरू कर दिया। यार आपने वो 50 लाख घर बनाने थे, उनमें से कुछ घर बना देते, इन लोगों को उधर शिफ्ट कर देते, फिर आप चाहते कि जनाब ये जमीन जगहें खाली कर लें। ये जो हैं अब भी इस एजेंडे पर हैं कि लोगों को बेघर कर दिया जाए, लोगों को जो है उनके कारोबार से बेदखल कर दिया जाए। महंगाई का एक तूफान आया, टीम आई वहाँ से जनाब IMF की, उन्होंने जनाब हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो उनके हवाले कर दिया, हमारी इकनॉमी उनके हवाले कर दी, हमारी वजारत ख़जाना उनके हवाले कर दी। वो बैठकर फैसले करते हैं, वो हमारे डॉलर की कीमत, वज़ीर आज़म सो रहे हैं और सोकर उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई है और रुपए की वैल्यू कम हो रही है। यही कहते थे कि जब 1 रुपया कम हो जाती है, डॉलर 1 रुपया बढ़ जाता है, कर्जों का सूद बढ़ जाता है, रुपए का मुल्क के ऊपर कर्जा बन जाता है। अब ये क्या बताएंगे कि इनके दौर में जो 30 रुपए से ज्यादा और 30-35 रुपए से ज्यादा जाकर रुपए इसकी कीमत, डॉलर की कीमत बढ़ी है, तो उसके नतीजे में पाकिस्तान को किन हालात का सामना करना पड़ेगा। असल में इन्होंने अपनी किसी सतह पर मैनेजमेंट नहीं की है, इन्होंने इकोनॉमी को मैनेज करने की कोशिश नहीं की, इनने पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको बढ़ाया है। अब पाकिस्तान के कितने लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, हम सरकारी आदाद शुमार या हम वर्ल्ड बैंक के या और इदारों के आदाद शुमार देखते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे गिरी हुई है और उसको रोटी नहीं मिल रही है। अब रोटी की कीमत देखें, ये हमारी बहन बता रही थी कि किन किन चीज़ों की कीमत, भाई रोटी गज़ब हो गया है। आप जाएं तो सही, मैंने खुद इसको वो किया है, तजर्बा किया है। रोटी का वजन पहली रोटी से आधा हो गया है और रोटी की कीमत पहली रोटी से दुगनी हो गई है। अब यह सूरत हाल है तो लोग क्या जिएंगे? मुझे हिसाब लगाकर बताएं कि एक घर में अगर 10 रोटियों की जरूरत है तो एक ऐसा आदमी जिसकी 15,000 20,000 रुपए तनख्वाह है, वो सिर्फ खाली रोटी, प्याज के बगैर, मिर्च के बगैर, नमक के बगैर वो खाली रोटी कैसे खाएगा? कहां से मिलेगी उसको रोटी? अब तो पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोटी से, नाने शबीना जिसको कहा जाता था कि रात के वक्त की रोटी से महरूम हो चुका है, अमलन महरूम हो चुका है। हम तालियां बजाते हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आपको बड़ा वार्म वेलकम किया। हम तालियां बजाते हैं कि जनाब आपसे कहा है कि मैं कश्मीर में सालसी के लिए तैयार हूं। ये पहला मौका नहीं है, इससे अमलन पहले सालसी क्लिंटन के दौर में हो चुकी है और आप एक शहजादे को बुला कर लाए थे और पाकिस्तान में आकर उसकी रहनुमाई हुई थी क्लिंटन दौर में पहले, और रहनुमाई कराई। जनाब ये हैं बड़े माहिर और ये अमेरिका के साथ आए हैं अमेरिका से और ये पाकिस्तान के मसले पर और बैकडोर डिप्लोमेसी करेंगे। वो थे मंसूर इजाज को बाद में इस्तेमाल किया गया एक और मामले में, वो मेमू गेट का मामला था। तो सर आज अमेरिका के दौरे में क्या एतराज है आपको लगारी साहब? मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। जो पाकिस्तान के हक में हुआ है वो शानदार हुआ है, बेहतरीन हुआ है, मुझे उससे नहीं है। अगर अफगानिस्तान के मसले के हल में पाकिस्तान का कोई किरदार है और उसको तस्लीम किया जाता है तो बड़ी बात है, लेकिन पिछले 40 साल से 45 साल से इसी को तो हम भुगत रहे हैं ना, इसी का तो हमारा रोना है। हमने जो कुछ कर रहे हैं, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहे। इमरान खान साहब का इन्फ्लुएंस है तालिबान के ऊपर लगारी साहब, वो ले आएंगे उनको मुज़ाकरात में, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहे। नहीं, अब वो जिनका असर है वो ले आएंगे तालिबान के साथ असर। मैं अगर कहूँ कि जी मेरी मुल्ला उमर से मुलाकात थी और उनके शूरा के लोगों को मैं जानता हूँ और मेरी उनसे अच्छी दुआ सलाम है, तो क्या इसका मतलब है कि मेरे असरात हो गए? कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उन चंद लोगों में, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का दौरा अपनी जगह पे मुल्ला उमर से आप मिले, अच्छी बात है, लेकिन इससे मुल्क की गुर्बत का कोई ताल्लुक नहीं है। आम आदमी मर रहा है, स्कूल की फीसें देने को नहीं है, घर गिरा दिए तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नए घर बनाने के लिए, कारोबार तबाह कर दिए उन्होंने। आप ये कह रहे हैं तो यौम से आकर होना चाहिए। इसी पे ब्रेक ले लो, उसके बाद सिर्फ चंद साहब बोलेंगे, कोई बहुत रिस्पॉन्स चाहिए इनका। अमेरिका में चंद साहब पीटीआई वाले बन के जरा अवेक हो जाए थोड़ा सा, ये ना समझिएगा कि आपके फॉर्मर कुलीग्स और आप एक पार्टी। जी सर, आपका ये पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं यौम से आकर डिजर्व करते हैं ये गवर्नमेंट। चंद साहब ब्रेक से वापस आने के बाद बताएंगे कि वो डिजर्व क्यों नहीं करते हैं, हालांकि डिजर्व करना चाहिए लगारी साहब के थ्रू। जी एक ब्रेक लूंगा।
हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट मेरे इस प्रोग्राम में 3 पैनलिस्ट हैं, जिनमें 2 पॉलिटिशियंस और एक नज़ीर लगारी साहब पेश की है। और मैं और किसी की तरफ जाता नज़ीर लगारी साहब पे, क्योंकि मेरा बड़ा ट्रस्ट है, बड़े वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कमाल की पिक्चर खींची है और मैं समझता हूँ कि शायद वो 70% दुरुस्त भी कह रहे हैं एग्जैजरेशन के बगैर। हुकूमत ने जनाब खराबियां पैदा की पहले और उसके बाद घर गिराया, फिर कारोबार गिराया। अब आप मैं हर बात का जवाब जी जरूर दें आप। देखिए, मैं याद भी कराता रहूँगा, क्या चीज़ रहेगी। लगारी साहब ने कहा कि इंक्रोचमेंट जुगियाँ गिराई गई। इस मुल्क में लैंड माफिया था, कराची से लेकर आप पूरे जिस इलाके में मर्जी चले जाएं, आपको कहीं भी जुगियाँ नहीं गिराते हुए को नज़र आएगा। हमारे इलाकों में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से, बड़े बड़े कब्जा माफिया से रकबे बागुजार कराए गए और आप देखेंगे, जाके चेक कर लें। दुकानें हाथ से आगे बढ़ी हुई थी, वो भी शायद आप लोगों ने कराई। देखें, वो भी करवाया, लेकिन कभी लंडा बाजार कोई नहीं किसी ने साफ करवाया, किसी कसाई, किसी मोची, किसी आप कह रहे गरीब का नहीं किया, बड़े बड़े बड़ों का नहीं किया। एक तो ये आपका पॉइंट है, सरकारी जमीन पे कब्जा किया। ओनली अगेंस्ट लैंड माफिया। टोकता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। जी लगारी साहब, मेरी आदत नहीं है किसी को भी टोकने की। नदीम अफजल चंद साहब, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है कि मैं किसी के जी आप बोले आप करूँ। मेरा सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मेरी ये गुजारिश है कि आप आए कराची का लंडा बाजार। कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में हुकूमत किसकी है? प्रोविंशियल सब्जेक्ट है ये फेडरल सब्जेक्ट नहीं है लगारी साहब। नहीं, सुप्रीम कोर्ट फेडरल सब्जेक्ट नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने एक्टिविटी की थी वैसे। और इन्होंने पूरे शहर को। अच्छा आगे आ जाए, आगे आ जाए लगारी साहब। आपने कहा रोटी जी, ना कोई गंदम के ऊपर टैक्स। शैला साहब चंद साहब को सुनने दें प्लीज, वन साइड प्रोग्राम। ना कोई गंदम के ऊपर टैक्स लगा, ना कोई किसी तंदूर के ऊपर। रोटी किस तरह 15-20 रुपए की हो गई? देखें, अब ये एक माफिया, एक पैनिक क्रिएट की है लोगों ने। सर आप गवर्नमेंट है, रोके उस माफिया को। देखें, अब लोकल प्राइस कमेटियां आ चुकी हैं, अब एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए क्रैक डाउन हो गया है। अब हो गया, हो शुरू। अद्वियात पे तो हुआ नहीं, जो लोग मर रहे हैं अद्वियात पे भी हुआ है बहुत सारी। मैं आज की दुनिया अखबार खबर सुनाई आपको। जरूरी नहीं कि दुनिया अखबार खबर हर खबर सच्ची होती है। सच्ची की बात नहीं सर, वो गजब करप्शन किया जब कहानियां भी दुनिया न्यूज में छपती थी। नहीं, वो आपके मनपसंद चैनल पुराने वाले में कभी आपको इस पे भी चलते, स्टोरी इस पे चलती थी। अच्छा आप छोड़े इसको, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन ये देखें कि वो जो हो रहा है, रोटी पे रोटी उन्होंने बिल्कुल महंगी की नान भाइयों ने, लेकिन वो भी अब सस्ती हो गई है। वो फिर क्रैकडाउन करेंगे, फिर कहेंगे तंदूर वालों को पकड़ा। ना बिजली महंगी हुई, ना गैस महंगी हुई, ना गंदम के ऊपर टैक्स लगा, कोई इशू नहीं। एवं कि उन्होंने रोटी महंगी कर दी, दवाइयों पर। लेकिन सर ये काम आपका है ना, मैं आप कह रहा हूँ आपने नहीं टैक्स लगाया कफन की तरह, आपने इस पर टैक्स नहीं लगाया अनाज के ऊपर, तो ये क्यों महंगी हुई? मेरी अगली बात, आप हुकूमत को टेरर नहीं, अगली बात सुन ले जी। कोई मुसद्दक साहब बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ। हाँ जी, कोई एक इदारा बता दे जो ये मॉर्टगेज करके ना गए हो, गिरवी रख के ना गए हो। कोई हर इंटरनेशनल को स्कूप जारी कर दिए, रोटी को भी गिरवी रखा है इन्होंने। मेरी बात सर, रोटी बाद में बता दो, रोटी का मैंने बता दिया, रोटी से आगे भी निकले ना, रोटी से आगे कहां जाए? सी पैक की बजाय अब देखें, अब लाहौर के लोगों को पीने का पानी चाहिए था या मेट्रो नहीं दिया इन्होंने नहीं दिया। 34 अरब रुपया सिर्फ लगता है। अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनवाया 34 बिलियन। ये भी दुनिया अखबार ने स्कैंडल निकाला है साफ पानी का। चलो मेहरबानी दुनिया जी जी, जो आप स्कैंडल निकाले मैं शुक्रिया अदा करेंगे। कभी कभी डंडी भी जो आपके खिलाफ जा रहा है वो आप मान नहीं रहे, जो आपके हक में जा रहा है वो कह रहे हैं वो ठीक है। चले आप कंटिन्यू करें सर, आप कंटिन्यू करें। 34 अरब में आप 4 बंदों को मैं अकेला जवाब दूंगा, और लेकिन मैं दूंगा, उनको नहीं टोका आपने, ना मैंने टोका ना आपने टोका, लेकिन आप जरा सुकून 2 मिनट सुकून करेंगे, मैं जवाब जी, मैं 1 मिनट सुकून करता हूँ। आप मुझे ये बताएं, लाहौर के लोग, आप लाहौर में रहते हैं, लाहौर के लोगों को पीने का पानी मिला? नहीं मिला। 85 में नून लीग, 88 में नून लीग, 90 में नून लीग, 97 में नून लीग, फिर शहबाज शरीफ साहब 2 दफा चीफ मिनिस्टर। यार लाहौर के लोगों को पीने का पानी नहीं दे सके, ये किसके ऊपर यौम स्याह मनाएंगे? इनकी अपनी जायदादें देख लें। ये सही कह रहे हैं। ब्रांडर्थ रोड से शुरू हुए थे ये कितने बिलियनर, वो हिल मेटल पता नहीं कहां तक पहुंच गया दुनिया में। पाकिस्तान की स्टील मिल तबाह, पाकिस्तान का PIA तबाह, पाकिस्तान का रेलवे तबाह, चौधरी को पाकिस्तान के बैंक प्राइवेटाइज, पाकिस्तान के बर्तन बेच दिए इन्होंने हमारी माओ बहनों के प्राइवेटाइजेशन के माध्यम में, और कोई इनसे किसी ने पूछा आज तक नहीं है। इस ज़ियाउल हक माइंडसेट का एहतसाब फर्स्ट टाइम हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, मुझे बता दो इनका एहतसाब हुआ हो। मुशर्रफ के दौर में हुआ, 3 महीने बाद डील करके हिजरत एग्रीमेंट करके वो गए। ये देखें, ये आदि नहीं है एहतसाब करवाने के। ये सारे पॉलिटिशियन जेल चले जाएं तो ठीक हो जाएगा ऑपोजिशन। नहीं, मैं बिल्कुल ये इसके हक में नहीं हूं। अभी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग एक मैं पॉइंट क्लियर, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि सिर्फ पॉलिटिशियन जाए। मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेट्स को भी साथ,
जो बिजनेस टाइकून जिन्होंने रियासत के बलबोते पे पैसा कमाया है उनको भी साथ जेलों में जाना चाहिए। सिर्फ पॉलिटिशियन का एहतसाब नहीं होने चाहिए। आपको सुप्रीम ये कोर्ट मैं की बड़ा ruling- क्लियर आपको पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पता है भी जो आई है? मुझे पता है वो जो नवाज शरीफ केस में आई है, जो वीडियो केस में बिल्कुल आई आई है। उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट में आप अपील करें तो रिलीफ मिल सकता है नवाज शरीफ को। देखिए ये तो कोर्ट्स का काम है ना, अब जस्टिस कजूम वाली कोर्ट्स तो नहीं है ना। नहीं ठीक है, सजाद अली शाह कंट्रोवर्शियल तो हो गया ना केस। उनको वो शलवारें नजर आ गई जो लगी हुई थी। मुझे खुशी होती अगर मेरा पढ़ा लिखा भाई बड़ा सिविलाइज आदमी है मुसद्दिक मलिक कहता कि पिछले दौर में भी गलत हुआ लेकिन हमने भी गलत किया जब सजाद अली शाह पे हमला किया। अगर साथ ये भी कह देता कि ये रवायत खत्म होनी चाहिए। लेकिन सर हम तो प्रेसिडेंट की बात करेंगे ना, इनको तो रद्द कर दिया अवाम ने। ये रिजेक्ट हो गया, अवाम से सवाल पूछते तो आप इनकी बात कर देते। भाईजान अभी ये रद्द नहीं हुए ना, अभी ये रद्द अभी आपने इनको कत्ल करना है, जेलों में चलेगी क्या इनकी सारी। अभी रद्दी की टोकरी में जाएंगे तो रद्द होंगे, मतलब फांसी चढ़े। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूँ। आप ये मैं नहीं, मैं सवाल पूछा आपसे है कि नहीं जेल में पहुंचा दिया उनको यार, और क्या? मैं प्राइम मिनिस्टर ने कल अमेरिका में क्या कहा परसों? सर सुन तो ले, प्राइम मिनिस्टर की बात मैं नहीं सुनूंगा, पहले आप मेरी सुनिए। अच्छा जी, बताएं जी, बताएं जी। देखें जो आप कहते हैं ना फांसी चढ़ाने वाले, वो फांसी चढ़ाने वाला भी माइंडसेट यही था जो आज यौम सियाह मना रहा है ना। ये ज़ियाउल हक की माइंडसेट जिन्होंने वर्करों को पार्टी शामिल है, वर्करों को तो पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए ना, ज़ियाउल हक की रूह के साथ बैठे यौम सियाह मना रही है। पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए ना कि भुट्टो के वीएन को क्या जवाब देंगे, भुट्टोइज्म को क्या जवाब देंगे पीपल्स पार्टी। इनको सोचना चाहिए ना, इनके साथ बैठ के। ये तो फर्स्ट शुक्र करना चाहिए कि इमरान खान ने इनको काबू किया है, हालांकि ये पीपल्स पार्टी को काबू करना चाहिए था इन जालिमों को। ये अगर इमरान खान ने काबू किया है तो पीपल्स पार्टी को तो बगले में जानी चाहिए, शुक्राना नफल अदा करने चाहिए और शुक्राना करने चाहिए। शहला साहिबा आप जाके 2 लफ्ज शुक्राने के तक जस्टिस कजूम का बदला, आसफ अली जरदारी की जबान का बदला, भुट्टो के वर्करों को कोड़ों का बदला, भुट्टो के जियालों को फांसी लगाने का बदला, ब्रांडर रोड शुरू होगा इत्तेफाक फाउंड्री में मजदूर जलाने का बदला आप इनसे इमरान खान का ले रहा है। तो 2 लफ्ज शुक्राने के अदा करें जाके शहला बीबी। क्या बात करते हैं, ये तो आप छोड़े। भुट्टो के नजरिए के साथ तो इमरान खड़े हुए हैं, वो नजरिया देख ले। फरमाएं, फिर जाऊंगा मुसद्दिक साहब की तरफ। जी फरमाएं। मुझे नदीम अफजल साहब से ये पूछना है, जी आप बिल्कुल पूरी कौम से 70 साल का बदला क्यों ले रहे हैं हमें पकड़ के? हमें लेना तो आपको चाहिए था, लेकिन हम आपसे ये कह ही लेना तो पीपल्स पार्टी को चाहिए था। पीपल्स पार्टी पंजाब में इख्तियार में नहीं आई, आप इख्तियार में आई है तो इनसे मैं बदला लेने दें, आप इनके साथ खड़े हो गए। दरमियान में बिल्कुल नहीं बोली। सुन लो की बात। जी जी बोले बहन, बोले नहीं लगनी चाहिए। बोले मेरा ये कहना है, हमने आपसे ये कहा ही नहीं कि आप हमें गिरफ्तार नहीं करें। मैं तो कह रही हूँ मुझे भी कर लें, मैंने तो गिरफ्तारी की बात नहीं, सबको गिरफ्तार कर लें। हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर यूटिलिटी स्टोर पर भी पाउडर का दूध, बच्चों का दूध, घी, आटा एक तो मिल नहीं रहा, उस पर 5 से लेके 30 रुपए तक की महंगाई हुई है, तो आपने तनख्वाहों में तो इजाफा किया ही नहीं, जितना आपने डॉलर बढ़ा दिया। आप वहां पर इतना बड़ा स्टेडियम का किराया देकर उन लोगों को खुश कर रहे हैं जो डॉलर में पाकिस्तान पैसे भेजते। वो आ गए वहां पे, आपने उनकी 22,000 आए, बड़ा इज्तिमा था, वर्ल्ड टॉप ट्रेंड बन गया। कि आपने अवाम को दिया क्या? मुझे सिर्फ ये बता दे, मैंने आपको कफन की रसीद भेज दी। और आपसे मैं यही कह रही हूं कि भुट्टो साहब का बीबी से नदीम भाई गलती से मेरे शो में आई गए हैं तो क्या यादें लेके जाएंगे कफन की? बीबी शहीद ने आके अवाम के लिए कुछ किया, उन्होंने बदला नहीं लिया, क्योंकि हमारा बदला यही होता है कि हम अपने अवाम के लिए कर रहे हैं। और मैं आपसे यही कह रही हूं कि आप जरा इमरान, एक सवाल कर सकता हूं आपसे कि सबसे पहले एक सवाल कर सकता हूं? नहीं, ट्रेड जरदारी साहब ने कही। जी सवाल ले ले मैडम शहला साहब का सवाल ले ले, कोई कर दें। मैडम शहला साहब एक सवाल ले ले उनका भी। हमने खाली कराई भाई, ले ले। ईरान गैस लाइन पे हमने साइन किए। आपको अपलॉड देख के जीना, शाबाश जी। अब चंद साहब का सवाल फिर मुसद्दिक साहब। बीबी ने कैंगरू कोर्ट्स किन को कहा था, किन की वजह से कहा था? बीबी को प्रेगनेंसी की हालत में जेलों में किसने घसीटा? नवाज शरीफ साहब उनकी पार्टी ने। एक मिनट में सुन ले, बीबी को किसने जेलों में घसीटा? नवाज शरीफ साहब। कोड़े किसने मारे लोगों को, वर्करों को? आप किनके साथ बैठ के ये एहसन इकबाल के पुराने क्लिप निकाल के देखें, आप क्या नजरिए को जवाब देंगे उस नजरिए को? छोड़े आप, मैं ये आपको जवाब दे रही हूँ। नहीं आप ये बताएं क्या जस्टिफिकेशन है? मैं जवाब दे रही हूँ ना, जरा तहम्मुल तो ले। ज़ियाउल हक माइंडसेट के साथ बैठना क्या जस्टिफिकेशन है? तहम्मुल तो ले। नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सवाल का चलिए सवाल तो पूरा करने दें। चले पूछ ले शहला साहब। जी शहला साहब
सारी खामोश हैं जी। पीपल्स पार्टी इसलिए सियासत नहीं कर रही कि जब हम ऑपोजिशन में और हमारे साथ जुल्म करें तो हम आके उससे बदला लें। नहीं, अगर हम बदला लेने में लग गए तो ये हमारी जाती जंग होगी। हम अवाम के हुकूक की सियासत पॉइंट आ गया जी आपका। मुसद्दिक मलिक साहब, हुकूक की सियासत ना करते अब बड़ा अनफेयर हो रहा है जरा टाइम मैनेजमेंट। खत्म करने पॉइंट आ गया जी आपका। मुसद्दिक भाई, आपकी वजह से जो स्केलेटन्स थे ज़ियाउल हक मिलिटेरिटी के, वो पीपल्स पार्टी को ताने सुनने पड़ रहे हैं और ये अपॉर्चुनिज्म की इंतहा है कि आपने इनको अपने साथ मिला लिया है। वो सेनेट का इलेक्शन हो या ये जो कल का यौम सियाह है, व्हाट्स योर टेक? आप तो साफ पानी पंजाब भी नहीं दे सके, पूरी इकॉनमी आप मॉर्गेज रखवा लाहौर की बात कर लें, लाहौर में बैठे हैं जी। देखिए, मैं तो आपसे बड़ी सीधी सीधी बात करूंगा। मैंने आपके सामने तमाम चीज़ें जो आवाम की आवाज़ है वो रख दी। आप कहते हैं नहीं हम आपसे 1990 की बात करेंगे तो बेशक कर लें। हम तो आपने सवाल पूछा था यौम सियाह क्यों मना रहे हैं। इंसान को क्या चाहिए ज़िंदगी में? गरीब आदमी को नौकरी चाहिए। जब शराय तरक्की 6% से 3 पे गिर जाए और वर्ल्ड बैंक बोले यार बात कर लेने दें, आप बोल लीजिए, मैं तो आपकी बात कभी नहीं काटूंगा। आप चाहें तो बोल लें, मैं बाद में बात कर लूँगा। जी मुसद्दिक साहब कंप्लीट करें प्लीज़। हुकूमत को चीखें लग रही। जब एक गरीब आदमी को नौकरी चाहिए, जब तरक्की की शरह 6 से 3 पे गिर जाए और वर्ल्ड बैंक कहे कि 2.3 होगी इस साल, तो गरीब को नौकरी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि नौकरी तो जीडीपी की ग्रोथ से मिलती है। जब महंगाई की शरह 4% पे हो, 4% से कम हो और 12% पे चली जाए, तो क़ुव्वत ख़रीद तो गरीब आदमी की ख़त्म हो गई ना। आपने कहा था आप टैक्स इकट्ठा करेंगे, टैक्स तो आपसे इकट्ठा नहीं हुआ। आपने कहा था जिस हुकूमत को लोग टैक्स ना दें वो चोर होती है। तो मुझे बताए, पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में पहली मरतबा टैक्स एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर पिछले साल जो इकट्ठा हुआ था उससे कम इकट्ठा हुआ है। तो हम इस हुकूमत को क्या कहें, गरीब आदमी क्या कहे? आप मुझे ये बताइए कि हम किस किस चीज़ को देखें। लार्ज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो श्रिंक कर गया है 3%। और सबसे ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि मई और जून के महीने में वो 3% नहीं 7 और 8% श्रिंक किया। जो मैंने अभी आपको बात बताई कि लोग कह रहे हैं 60 साल में पहली दफ़ा नुकसान हो रहा है। तो मछली के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया, आपने बकरे के गोश्त पे टैक्स लगा दिया, आपने बड़े गोश्त पे टैक्स लगा दिया, आपने दूध और बालाई पे टैक्स लगा दिया। आपने कभी सोचा? बस गाय और बैल पे तमाम गरीब लोगों की बातें कर रहे हैं, मिल ओनर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। आपने ये सोचा कि जिस बंदे की 30-40 हज़ार रुपए तनख्वाह है वो कैसे अपना बजट बनाएगा? पिछले साल सर कामरान शाहिद साहब, जी जनाब, हमने इनको कहा था कि लाख रुपए तक जो लोग कमा रहे हैं उनसे टैक्स ना लें। इन्होंने कहा नहीं हम टैक्स लेंगे। इनकी जो डीवैल्यूएशन है उससे वो जो 1 लाख वाला शख्स था उसकी क़ुव्वत ख़रीद अब 60,000 रह गई है। उसके ऊपर इन्होंने 20% टैक्स लगा दिया, यानी उस 1 लाख रुपए पिछले साल जो शख्स 1 लाख कमा रहा था उसकी क़ुव्वत ख़रीद 40-45 हज़ार की रह गई। इनको कहिए मेरे भाई को, ये वाकई गरीब के हमदर्द हैं, मुझे ये मालूम है, मेरे दोस्त हैं और मैं जब इनसे गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे पता है इनके दिल में गरीब का दर्द है। 40-45 हज़ार रुपए वाले बंदे का बजट तो बना के देखें। ये हुकूमत पे फ़र्ज़ है, अगर हम नाअहल भी हैं, अगर आप हमें नहीं पसंद करते हो और कितने लोग 40-45 मेरी बात खत्म कर लेने दें। देखें नहीं 1 मिनट जरा, मैं कामरान साहब अगर कंप्लीट कर लें। देखें साहब बिल्कुल जी, देखें ये कह रहे हैं अभी हमने कहा कि फांसी पे चढ़ा दें। अभी वज़ीर आज़म ने कहा, मैं तो शैला साहिबा को कहूँगा कि आप ना कहें मुझे भी पकड़ लो, क्योंकि वज़ीर आज़म ने लोगों के सामने खड़े होकर बोला और शायद पकड़ लो, पकड़ के मैंने अंदर कर दिया चाहिए। ये आप मुझे बताएं, वज़ीर आज़म पूरी दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये कह रहा है कि मुझे कहता था ना पकड़ लो, मैंने पकड़ के बंद कर दिया। ये क्या बात हो रही है? मैं इसका टीवी बंद कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। एसी भी ये नहीं है मुनासिब। हमें आप एक विजन दें। कल यौम सियाह इस वजह से हम मना रहे हैं कि गरीब आदमी का गुजारा नहीं हो रहा। खुदा के वास्ते कुछ गरीब के दर्द का मुदावा करें। आपने जो पकड़ना है पकड़ लिया है, और पकड़ना है पकड़ लें, लोगों को जेलों में डाल दें, लेकिन आपको लोगों के मसाइल तो यार हल करने होंगे। आप वोट लेकर आए हैं या नहीं? और हम इसी वजह से कहते हैं कि आप गालिबन वोट लेकर नहीं आए। अगर आप वोट लेकर आए होते तो उस वोट का बोझ होता आपके ऊपर। और आप जिन आज़ादियों की बातें, आपने ज़ियाउल हक का जिक्र किया मेरे भाई चंद साहब ने, तो ज़ियाउल हक के दौर की हर चीज़ तो आप कर रहे हैं। आप लोगों के जुलूस बंद कर रहे हैं। आप लोगों को, मेरे ऊपर आपने मुकदमा किस लिए किया? आपने मुझे शरीफ आदमी कहा। आप समझते हैं मैं शरीफ आदमी हूं? आप समझते हैं कि मैं रैली का हिस्सा? चंद साहब
खान साहब आपकी बात ठीक है, लेकिन आप अलमबरदार हैं लोगों के हकूक के। नहीं, मैं बिल्कुल आप लोगों की रैली बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप लोगों भाई के टॉलरेंस कॉन्फ्रेंस दिखाएं। दिखाने आपने के असद हक उमर के नहीं भाई पे है। भी ये मुकदमा कैसे हो बना दिया। सकता है? किस पे? जुबैर साहब पे इस उन वजह पे से हम बेचारा यौम बन गया। सियाह मना रहे हैं। जुबैर जो साहब पे कौन जी सा जी यही वाला रैली निकालने वाला, रैली में वो जी भी है। जुबैर साहब पे भी बना जहाँ है। दफा 144 होगी वहां फैसलाबाद। कोई वायलेशन होगी तो वहां तो अच्छा, लेकिन मैं समझता हूं नहीं भाई, political इजाजत activity की लेके इजाजत वहां पे होनी की चाहिए। थी, इजाजत Political- लेके मैं कामरान आपकी साहब बात कर रहा हूं। बाकायदा जी, जी। इजाजत लेके रैली की गई है। मैं डॉक्टर कहाँ साहब, हाजिर हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज को इजाजत होनी चाहिए। मुझे कोई इतराज नहीं है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के ऊपर। मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैंने खुद मारे खाई हुई है। मैं समझता हूँ कि इजाजत होनी चाहिए, ये हथकंडे नहीं होने चाहिए। लेकिन ये आपकी पुलिस भर्ती की हुई पुलिस है। गवाल मंडी के लोग जब भर्ती हो कि आज DIG SP बनेंगे, इस पुलिस को डीपोलिटिसाइजिंग करते हुए टाइम लगेगा ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन आपकी खराब की हुई है ना, इसको नहीं, ये हुक्म तो depoliticize आपका करते हुए था। टाइम लगेगा ये ना। पुलिस का हुक्म तो नहीं था। नहीं सर, देखिए ना, आप ये तो जब इदारे एडमिनिस्ट्रेशन तबाह का हुक्म करके था। आप गए हो। डॉक्टर साहब आप मेरी और बात आप सुनिए। गवाल और डॉक्टर साहब जब और इदारे- ये भी मैं आपको मेरे बता भाई- दूं, चंद साहब, मेरे अगर भाई आप जब गवाल आप मंडी इदारे- के लोगों की तस्लील करेंगे या लाहौर के लोगों की तस्लील करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा उधर से। ये सब लाहौर लोगों को को पहली वहां से नहीं मिलता। लाहौर के लोगों की उनको पता है, तस्वीर तो गवाल- आपने की कि आप पीने का गवाल पानी मंडी नहीं को लाहौर कोई को गाली देकर समझते गए। हैं? आप ऑरेंज ट्रेन देकर गए, कर्जे चढ़ा के लाहौर के यार- लोगों को गए, पीने का नलका नहीं देकर गए आप लाहौर के लोगों को। लाहौर के लोगों को तो आपने एक्सप्लॉइट किया। इस वजह लाहौर के से नाम लोगों पे। की रोजगार आपने छीन लाहौर लिया। का 10% तबके चंद के साहब, लिए इसलिए आपने लोगों की नौकरियां छीनी हैं। 10% इस वजह से आपने महंगाई बड़ी की है। कमर्शलाइजेशन कर दी। 90% जो लाहौर का गरीब मजदूर मिडिल क्लास तबका था वो आज किधर जी रहा है जी। उसको तो आपने निचोड़ दिया, उसकी जमीनें आप खा के उसके कब्जे कर दिए आपने। चंद साहब, माफियाज इसलिए- ने। इसलिए मैं सॉरी, आपने आपके- आपसे उनसे- मुराद आप नहीं है, तो इसलिए आप आपकी उनसे पार्टी के इंतकाम ले रहे माफियाज हैं। और ये भी है इन बेचारों में मुकदमा हुआ है नहीं, आपकी नहीं, आपकी शरीफ हुकूमत की आदमी तरफ से। है। मैं डॉक्टर और मुसद्दक अच्छे वाला- शरीफ है, उन पर नहीं। मुकदमा कर दिया आपने। चलो वो मुकदमा वैसे तो खत्म- कई शरीफ लोगों को वो- मुकदमा वैसे ही हो जाता है। वो खत्म हो जाएगा, कोई चलें। बात नहीं, वो खत्म हो जाएगा। चलें ठीक, ये पॉइंट आ गया जी आपका। देखिए, अब मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटीज हैं डॉक्टर साहब। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स की तरफ जाएं। आप इस मुल्क आज 25 जुलाई का है, आप कहते हैं इलेक्शन ठीक आप नहीं हुए। हुकूमत में हैं। आपने एक साल में कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए कुछ किया कि आगे हमारा इलेक्शन अच्छा हो जाए? कुछ किया आपने? नैब लाज आप कहते हैं जी अकाउंटेबिलिटी अजीब ठीक बात नहीं है। हो रही। यानी डॉक्टर साहब, हुकूमत प्लीज, जिसने कानून नैब साजी लाज के अंदर करके amendment लानी लाए, होती है reforms करें, पार्लियामान please में, reforms करें। हम तो शाबाशी चाहते है हैं यार। कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। आप क्या मुल्क में अनस्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं? अकाउंटेबिलिटी को, डेमोक्रेसी को जरा अलग-अलग लेजिस्लेशन लाए एज लगारी गवर्नमेंट। साहब, आप कन्विंस हुए चंद साहब से? इतनी उन्होंने जोर लगाया, इस आर्गुमेंट तो बड़े जबरदस्त दिए उन्होंने। चंद साहब जो हैं, चंद साहब हमेशा से मुझे अजीज़ हैं अच्छा, और मेरे लिए बहुत ही अजीज़ हैं। मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर उनका माजी मेरे सामने है और बहुत ही ताबनाक माजी है। जिस हाल में है वो, मेरे ख्याल में इस हाल में बहुत ज़्यादा देर नहीं रहेंगे। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन अगर यही हालात रहते हैं, इसी तरह से हालात रहते हैं, तो फिर ये भी ज़्यादा देर भी यहाँ पर नहीं रहेंगे। एक बात है। दूसरी बात ये है कि ये वादा करके आए थे कि हम लोगों को 1 करोड़ जॉब्स देंगे। एक साल में इन्हें 20 लाख जॉब्स तो देनी चाहिए थी, जो इनका अपना लगारी साहब, वादा मुझे था। सॉरी एक ब्रेक लेनी तो सर, पड़ेगी ये इधर। बताएं कि क्या इन्होंने जी 1 लाख जॉब्स में से कितने % जॉब्स दी उन्होंने, ये आपका सवाल बनता है, लेकिन मैं एक ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स, कश्मीर पे सिर्फ बात करना चाहूँगा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। कश्मीर पे सब लोग बात करते हैं, हिंदुस्तान कहता है हमारा है, पाकिस्तान कहता है हमारा है, दोनों अपने अपने वो लेके बैठने। लेकिन असल में कश्मीर मैंने हिसाब लगाया है वो किसका है, वो कश्मीरियों का है। अब जो कश्मीर की आवाम की जो राय होगी ना, वही अगर जब तक उसमें जोर नहीं आएगा, जब तक वो एक रेवोल्यूशन नहीं बनेगी, कश्मीर आज़ाद नहीं होता। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.